अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहनवाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स। और मैं अपने यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को आज के इस सेगमेंट में स्पेशल वेलकम करता हूं और उन स्टूडेंट्स को स्पेशल वेलकम करता हूँ जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स ACLS की अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। उनको एक तो मैं गुड लक बोलता हूं और दूसरा ये है कि वो मेरी वीडियो को एंड तक देखें। मैं बताने जा रहा हूं आज आपको टिप्स और ट्रिक्स कि आपने ACLS को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे आपने 100% नंबर लेने हैं। आज के इस मेडिकल व्लॉग में मैं स्पेशली उन कैंडिडेट्स को वेलकम करता हूं। लेकिन उससे पहले ये मैं बता दूं कि मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलें स्टार्ट लेते हैं, रीटेक करते हैं। इसको रीटेक करेंगे तो इसको क्लिक किया, रीटेक हो गया। वेलकम टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ACLS प्री कोर्स सेल्फ असेसमेंट। जी वेलकम आप सबको मेरी तरफ से भी। ये सामने आपके एक रिदम आ रहा है, ठीक है। ये मैं रिदम आपको बताता चलूँ कि ये रिदम बिल्कुल नॉर्मल रिदम है। इसमें P भी है, Q भी है, R भी है, S भी है और T भी है और रेट भी इसका नॉर्मल है और RR का जो इंटरवल है वो भी नॉर्मल है, यानी इक्वल बॉक्सेस के बाद आ रहा है। तो दैट्स मीन कि हमारा रिदम रेगुलर है और साइनस रिदम है। साइनस से ट्रियम नोड से करंट जनरेट हो रहा है क्योंकि P जनरेट हो रही है, P के बाद QRS और T बढ़ रही है। ये बिल्कुल एक सीक्वेंस और हार्ट की बिल्कुल जो कंडक्शन ऑफ द हार्ट है उसके मुताबिक ये रिदम है। तो दिस इज़ द साइनस रिदम, साइनस नॉर्मल रिदम। चले हम स्टार्ट लेते हैं कि ये वाकई साइनस है कि नहीं। तो हम क्लिक करते हैं, नॉर्मल साइनस रिदम को क्लिक किया, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट हमारा ये साइनस रिदम था, ठीक है। आगे चलते हैं हम कि आगे कौन सा रिदम है। आगे आपको रिदम नज़र आ रहा है, ये 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है। मैं थोड़ा सा आपको इजी करके बता रहा हूँ कि 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक इसलिए है कि देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। जब एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन ना हो, आपने देखा होगा ये माउस मेरा आपको नज़र आ रहा होगा, P के बाद Q आ रहा है, Q बना है, ठीक है, QRS बना है, ठीक है, उसके बाद फिर P बना है, फिर P बना है, फिर P बना है, यानी कि Q अपना बन रहा है, P अपना बन रहा है, यानी कि वेंट्रिकल अपना अलग से सेपरेटली धड़क रहा है और जो एट्रियम है वो अलग से धड़क रहा है। तो यानी कि देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो सो दैट्स वाई ये 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है। इसकी मैनेजमेंट ये है कि आपने पेशेंट को TCP पैड लगाने हैं। TCP पैड लगाएंगे तो इतने में पेशेंट के जो TPM है, इंट्रावीनस जो TPM है वो प्लेन होगा। इंट्रावीनस के बाद फिर जो है वो PPM का प्लान किया जाएगा, ठीक है जी। नाज़रीन आगे चलते हैं हम। जितने रिदम है मैं आपको इनके ऊपर जो है ना वो प्रॉपर टिप्स और ट्रिक्स दूंगा ताकि टिप्स और ट्रिक्स दूंगा ताकि आप प्रॉपरली जो है ना वो कंडक्ट कर सकें और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, जी नाज़रीन ये 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है, बिल्कुल करेक्ट हुआ है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा करेक्ट होगा। अगर करेक्ट नहीं हुआ, मेरा लॉजिकली आंसर गलत हुआ तो वो कभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये करेक्ट नहीं देती। जी नाज़रीन सामने आपको एक साइनस रिदम नज़र आ रहा है, साइनस ब्रैडी कार्डिया हम इसको कहेंगे। उसकी वजह ये कि रेट एक तो बहुत ज़्यादा, अगर फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू 300 है, दूसरे की सेकंड की 150 है, तो इस तरह ये तकरीबन 33 के ये 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस के बाद आ रहा है। तो दैट्स मीन कि इसका हार्ट रेट जो है ना वो लेस देन 50 है। लेस देन 50 इज़ अ ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। तो ब्रैडीकार्डिया की मैनेजमेंट ये है कि अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में जा रहा है तो फिर आप एट्रोपिन देंगे। अगर एट्रोपिन 1 mg देंगे, अगर एट्रोपिन की 3 डोजेज आपने दे दिए तो उससे ज़्यादा आप एट्रोपिन नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके रिसेप्टर ख़त्म हो जाते हैं। 3 डोजेस के बाद एट्रोपिन रिसीव नहीं करेगा, हमारा जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने डोज नहीं देनी है और ना कोई फ़ायदा होगा डोज देने का। तो ये है साइनस
साइनस ब्रैडिकार्डिया। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, ये साइनस ब्रैडिकार्डिया है, तो मैंने टैकीकार्डिया को क्लिक किया हुआ है, तो इसलिए फिर मैं साइनस ब्रैडिकार्डिया को ही क्लिक करूँगा ताकि मेरा आंसर गलत ना हो सके। जी, साइनस ब्रैडिकार्डिया। जी, सबमिट करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। ठीक है, इस तरह आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये नेक्स्ट जो रिदम मेरे पास आया है ये है सेकंड डिग्री टाइप 1। सेकंड डिग्री टाइप 1 में जो है ना पी आर इंटरवल प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन। ठीक है, पी आर इंटरवल प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन, इसमें भी आप एट्रोपिन दे सकते हैं पेशेंट को और टीसीपी पैड लगाएंगे। अगर एट्रोपिन नहीं काम करेगा 3 डोजेस के बाद तो फिर पेशेंट को टीसीपी पैड लगाएंगे, फिर पेशेंट को टीपीएम इंट्रावेनस प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद पीपीएम का प्लान करेंगे। ठीक है, चलें नाज़रीन आगे चलते हैं। ये था मेरे पास कौन सा रिदम था, ये था सेकंड डिग्री टाइप 1 जिसको विंक बैक भी कहते हैं। ठीक है, जी नाज़रीन बिल्कुल करेक्ट आया। ठीक है, आगे मेरे पास रिदम एक आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। देखें, ये रिदम आपने यहाँ से बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, रिदम को आपने अगले हिस्से से लेना है कि ये क्या है। देखिए, अगले हिस्से से देखेंगे तो आपको एसवीटी की पिक्चर नज़र आ गई। साथ ही ये साइनस था, साइनस रिदम टैकी में कन्वर्ट हुआ, टैकी में से फिर साइनस टैकी में से फिर कन्वर्ट हुआ एसवीटी में। ठीक है, तो इस तरह हम अगले जो रिदम होगा उसकी हमेशा स्टेप को देखेंगे। तो ये है एसवीटी, सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया। अब सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया की अगर मैं मैनेजमेंट आपको बता दूं तो आप बहुत खुश होंगे कि वाकई मुझे किसी टीचर ने अच्छा गाइड किया है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है। नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है तो सबसे पहले इसकी जो मैनेजमेंट अगर आती है तो वो है वैगल मैनोवर से। वैगल मैनोवर अगर इफेक्टिव नहीं है तो फिर हम इसमें एडिनोसिन देते हैं। एडिनोसिन की 6 mg डोज देते हैं। फर्स्ट डोज 6 mg है, अगर उससे रिवर्ट नहीं होता रिदम तो फिर हम 12 mg देंगे। अगर 12 mg से भी रिवर्ट नहीं होता तो 18 mg देंगे। ठीक है, फिर फर्दर जो है ना ABCD पर जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं और ऐड ऑन कर दूं कि ये इसमें ट्रीटमेंट का प्लान हम इस बेस पे करते हैं कि एक तो हम पेशेंट को जो है ना वो अगर पेशेंट स्टेबल है तो हम केमिकल कार्डियोवर्जन करेंगे, यानी फार्माकोलॉजिकल जो है ना वो कार्डियोवर्जन होगा। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो फिर हम इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन पर जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन अनस्टेबिलिटी के लिए है और स्टेबल पेशेंट होगा तो फिर हम केमिकल और मेडिसिन से पेशेंट को कार्डियोवर्ट करेंगे। ठीक है, मेडिसिन से सबसे पहले वैगल मैनोवर है, वैगल मैनोवर के बाद फिर एडिनोसिन है, एडिनोसिन के बाद फिर एडिनोसिन की फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज है। उसके बाद फिर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर पर जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इस तरह के ये हमने एक सीक्वेंस में जाना है। ठीक है, ये नहीं है कि पहले हमने पहली डोज एडिनोसिन दे दिया, दूसरी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिया, तीसरी बीटा ब्लॉकर दे दिया, तो ऐसा नहीं है। जो डोज या जो ड्रग आपने दी है उसकी रिपीटेड डोज देकर फिर नेक्स्ट डोज की तरफ जाना है। दिस इज़ अ की पॉइंट। और एडिनोसिन हम किस ख़ास वजह में नहीं देंगे, जब COPD और एस्थमेटिक पेशेंट होगा तो फिर एडिनोसिन नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि एडिनोसिन ब्रोंको कंस्ट्रक्टर है और ब्रोंको कंस्ट्रक्टर है तो फिर हम एडिनोसिन देंगे तो पेशेंट के जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे और पेशेंट अल्टीमेटली जो है ना वो वेंटिलेटर पर डालना पड़ जाएगा। इसलिए बी केयरफुल, आपके पास मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए पेशेंट की जिसको आप एडिनोसिन दे रहे हैं। अगर एडिनोसिन का आपको नहीं पता कि पेशेंट को एस्थमा है या नहीं है, आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, तो फिर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दें और वेरी सेफेस्ट ड्रग है एमिड्रॉन दे दें आप, क्योंकि जब आपको नहीं पता तो आप फिर अजम्पशन और इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये एक मेडिकल है, मेडिकल को आपने बहुत सीरियस लेना है। पेशेंट की जान आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से जा सकती है।
दिस इज़ द साइनस सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया, सॉरी सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया, दिस वाज द सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जी नाज़रीन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अगला रिदम जो दिखा रहा हूँ वो है बिल्कुल ये वही रिदम है जो थोड़ी देर पहले आया था, उसी की नेक्स्ट शेप है। पी आर इंटरवल जो है प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग है, ठीक है। प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग सेकंड डिग्री टाइप 1 है, सेकंड डिग्री टाइप 1 है जी। और इसकी मैंने मैनेजमेंट आपको बता दी हुई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद होगी, जो मैंने पिछले उस सेकंड डिग्री टाइप 1 में मैंने डिटेल्स बताई थी, ठीक है। मैनेजमेंट यही है कि टीसीपी पैड है, ठीक है, टीसीपी पैड है। अगर एट्रोपिन काम कर रहा है तो ठीक है, एट्रोपिन की 3 डोजेज देकर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास टीसीपी पैड है, टीसीपी पैड पे टीसीपी पैड के बाद हमारे पास इंट्रावीनस टीपीएम है, इंट्रावीनस के बाद फिर हम पीपीएम प्लान करेंगे, परमानेंट पेस मेकर को प्लान किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए फिर ये है कि हमने फर्दर जो हमारा डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, उसको भी ऑन बोर्ड लेना है, क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का काम है, पीपीएम टीपीएम प्लान करना, ठीक है। आगे आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 कम्प्लेक्सेस के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई है। दिस इज़ द एसिस्टली रिदम, ठीक है। दैट्स मीन कि कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं है, कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, तो फिर क्या है, फिर लाइफ नहीं है, तो फिर ये है एसिस्टली, यानी कि कोई लाइफ नहीं है यहाँ। और इसकी जो मैनेजमेंट है वो है हाई क्वालिटी सीपीआर है, ठीक है। इंजेक्शन एपिनेफ्रिन 3 to 5 मिनट्स के बाद रिपीट करते जाएंगे, और एवरी 2 मिनट्स के बाद हम सीपीआर को रीअसेस करेंगे। सीपीआर को रीअसेस इसलिए करेंगे कि एवरी 2 मिनट्स के बाद हम ये कॉल ज़रूर देंगे, स्टॉप सीपीआर, चेक पल्स, चेक रिदम, चेक इलेक्ट्रोड एंड स्विच द टास्क। तो ये वाली कॉल आपने ज़रूर देनी है, और फिर आपने कंप्रेशनर को स्विच करना है और इस तरह रीअसेस करना है। रीअसेस सिर्फ आपने 10 सेकंड्स के लिए करना है, नॉट मोर देन 10 सेकंड्स। की पॉइंट ये है कि पेशेंट को हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी ना हो। अगर पेशेंट का कार्डियक हमने सेव कर भी लिया, तो अगर पेशेंट को हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी हमने कर दिया प्रोलॉन्ग सीपीआर या प्रोलॉन्ग आइडेंटिफिकेशन की वजह से या प्रोलॉन्ग एनालाइजेशन की वजह से, तो फिर क्या होगा कि पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की ख़त्म हो जाएगी। आपने देखा होगा मोस्टली पेशेंट आईसीयूज़ में पड़े होते हैं जिनकी ब्रेन डेथ हो चुकी होती है। उनकी 2 ही हो सकते हैं, या तो स्टाफ की नेग्लिजेंसी की वजह से हो सकती है ब्रेन डेथ, या फिर पेशेंट को लेट हॉस्पिटल लाया गया तो जिसकी वजह से ब्रेन डेथ हो सकती है। तो दोनों में से एक फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है। सो बी केयरफुल एंड विजिलेंट, जस्ट एनालाइज on within 10 seconds, not more than 10 seconds. Thank you जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो रिदम आ रहा है ये है, ये आपको सेकंड डिग्री टाइप 2 है। ये पीआर इंटरवल जो है ना वो फिक्स्ड प्रोलॉन्ग है और देन मिस्ड बीट है। फिक्स्ड प्रोलॉन्ग देन मिस्ड बीट, सेकंड डिग्री टाइप 2, मूबिट्स टाइप 2 भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल करेक्ट आया। आज मेरे आंसर आपको नज़र आ रहे होंगे कि बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, और ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि आपको बता रहा हूँ। आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और मेरी इस वीडियो की हेल्प भी ले सकते हैं, और ये वीडियो मेरी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जी नाजरीन। आगे मेरे पास जो रिदम आ रहा है ये है पॉलीमार्फिक। पॉलीमार्फिक एक तो इरेगुलर रिदम होता है। देखिए आर का जो इंटरवल है वो सेम नहीं है, जो QRS का कम्प्लेक्स है वो सेम नहीं है। QRS जो है ना वो उनकी डेप्थ वाइड QRS कम्प्लेक्स है, बीच में रिदम चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये है पॉलीमार्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। ये मोस्टली पल्सलेस होता है। अगर पल्सलेस के बॉक्स में जाएं तो पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया होगा। पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया होगा तो शॉकेबल रिदम है, हम इसको हाई एनर्जी का डिफिब्रिलेशन करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट की पल्स नहीं है और ये रिदम है तो फिर पेशेंट को हम डिफिब्रिलेशन करेंगे विद हाई एनर्जी, ठीक है। ये है पॉलीमार्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया,
जी नाजरीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास कौन सा रिदम है? आगे मेरे पास जो रिदम आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें पी क्यू आर एस टी सारी वेव्स मौजूद हैं, सारे एक सीक्वेंस, एक कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट जो है ना वो इंटैक्ट है, तो दैट्स मीन के साइनस है। लेकिन आपने देखा होगा कि आर आर का जो इंटरवल है 1 2 और दूसरे बॉक्स के एंड तक जो है ना वो आ रहा है, तो दैट्स मीन कि ये जो रेट चल रहा है ये 150s के बीच में रेट चल रहा है, तो इसको हम साइनस टैकीकार्डिया कहेंगे। ये एक साइनस टैकीकार्डिया है। जब 100 से अबव हार्ट रेट होगा तो हम उसको लेस देन 150 होगा तो फिर हम उसको साइनस टैकीकार्डिया कहेंगे। ठीक है, ये एक साइनस टैकीकार्डिया था। साइनस टैकीकार्डिया के अगर मैनेजमेंट में जाया जाए तो साइनस टैकीकार्डिया इज़ अ ट्रीटेबल एंड रिवर्टेबल, बिकॉज अंडरलाइन काज को अगर ट्रीट किया जाए, अगर पेशेंट फ्लूइड लेस है तो उसको फ्लूइड दिया जाए, अगर पेशेंट पैनिक सिचुएशन है तो उसका पेन सेटल किया जाए, अगर पेशेंट फीवर हो रहा है तो उसका फीवर सेटल किया जाए, तो साइनस टैकीकार्डिया इज़ अ ट्रीटेबल रिदम एंड यू मस्ट ट्रीट द अंडरलाइन काज। चलें नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी समझ आ रही होगी, और ये बिल्कुल मैं आपको जो वीडियोस आपके लिए मैंने बनाई है और ये बिल्कुल एक्यूरेट बना रहा हूँ। अगर इसमें कोई मिसिंग या एरर होगा तो फिर आपको नज़र आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर कि इसमें मिसिंग या एरर आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मेरे पास जो रिदम है ये है मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। मोनोमॉर्फिक ये होता है वाइड के ORS कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, और रिदम रेगुलर होता है। आपने देखा होगा कि ये रिदम जो है ना वो इक्वली आ रहा है, इक्वली एक ही डिस्टेंस के बाद आ रहा है, तो दैट्स मीन रेगुलर है। ये विद पल्स भी हो सकता है, विदाउट पल्स भी हो सकता है। अगर विद पल्स होगा तो इसकी मैनेजमेंट चेंज है, अगर विदाउट पल्स है तो फिर इसकी मैनेजमेंट चेंज है। आज हम इसको विद पल्स कंसीडर करके देखते हैं। विद पल्स अगर कंसीडर होगा तो पेशेंट का जो है ना कार्डियक एक्टिविटी इंटैक्ट होगी, और पेशेंट आपका दो तरह का पेशेंट हो सकता है। एक जो है ना वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल पेशेंट को हम अप्रोच करेंगे मेडिसिन से, ठीक है। इसमें वही इसमें आप जो एडिनोसिन है वो नहीं देते हैं मोस्ट लाइकली, क्योंकि एडिनोसिन जो है ना वो अगर देंगे तो वो एट्रियोवेंट्रिकल नोड को कंट्रोल करेगी, जबकि आपका इशू या आपका प्रॉब्लम जो है ना वो वेंट्रिकल में है, तो दैट्स मीन कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। यहाँ हम थर्ड चैनल ब्लॉकर देंगे, और थर्ड चैनल ब्लॉकर में एमिड्रोन वेरी सेफेस्ट ड्रग है, ठीक है। अगर हमारा पेशेंट स्टेबल है तो केमिकल या ड्रग से हम पेशेंट को रिवर्ट करेंगे या कार्डियोवर्जन करेंगे, तो फिर पेशेंट को क्या करेंगे, फिर हम पेशेंट को ड्रग के साथ अगर कार्डियोवर्जन करेंगे तो 150 mg एमिड्रोन इसको देंगे पेशेंट को ओवर 10 मिनट्स, ठीक है, इन 5% डेक्सट्रोज वाटर इन 100 ml। ये की पॉइंट है। अगर हमारा पेशेंट अनस्टेबल हुआ तो अनस्टेबल और स्टेबल का क्राइटेरिया भी यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूँ। स्टेबिलिटी ये है कि बीपी मोर देन 90 हो, और उसके बाद पेशेंट के जो है ना वो GCS इंटैक्ट हो, पेशेंट को चेस्ट पेन ना हो रही हो। और अनस्टेबल का ये क्राइटेरिया कि जो प्रेशर है सिस्टोलिक है वो लेस देन 90 होगा, पेशेंट का एक्यूट अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, और पेशेंट जो है ना वो डायफ्रोटिक होगा, और पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में जा रहा होगा। और फिर पेशेंट को हम फौरी तौर पर इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करेंगे। याद रखें जहाँ पल्स होगी वहाँ हम सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन करेंगे। सिंक्रोनाइज्ड एक सिंक का बटन होता है, उसको प्रेस करके एनर्जी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद अपने एनर्जी डिलीवर करनी है। लेकिन यहाँ की पॉइंट ये है कि आपने एनर्जी को हमेशा लो एनर्जी से स्टार्ट लेना है। यहाँ सिनेरियो डिफरेंट है, यहाँ कार्डियोवर्जन कर रहे हैं आप, ठीक है। कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन में फ़र्क होता है। कार्डियोवर्जन में हम सिंक्रोनाइज्ड शॉक देते हैं, और जो
होता है डिफिब्रिलेशन के जो होते हैं रिदम, उनमें डिफिब्रिलेशन करते हैं। डिफिब्रिलेशन हाई एनर्जी से करते हैं और कार्डियोवर्जन हम लो एनर्जी से स्टार्ट लेते हैं। 50 जूल से स्टार्ट ले लें हम। उसके बाद पहले प्री मेडिकेट करते हैं, मिडाजोलैम देते हैं, नैल्बोफिन देते हैं, ठीक है। पेशेंट को जेल अप्लाई करते हैं। ये है मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, वेयर इज मोनो? मोनो 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 मोनो, दिस इज द मोनो। जी नाज़रीन, अब आगे आपको एक रिदम नज़र आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल रिदम है, देखने में नॉर्मल है, और बट ये आपने देखा होगा ऊपर लिखा है पेशेंट हैज़ नो पल्स विद दिस रिदम। तो दैट्स मीन कि ये पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, यानी कि देयर इज़ नो आउटकम फ्रॉम द पेशेंट साइड, बट रिदम शॉन मॉनिटर, नॉर्मल रिदम आ रहा है मॉनिटर के ऊपर। तो फिर क्या होगा कि रिदम तो नॉर्मल आ रहा है लेकिन फिजिकली पेशेंट्स की पल्स नहीं है, तो फिर क्या होगा? पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी इसमें। ये हाई क्वालिटी CPR का रिदम है, और इसमें आपने एपिनेफ्रिन 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट्स रिपीट करते जाना है, ठीक है नाज़रीन। ये की पॉइंट हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बड़े ज़बरदस्त और बड़े इंफॉर्मेटिव भी हैं, और पेशेंट्स की जान बचाने के लिए ये बड़ी टिप्स और बड़ी ट्रिक्स हैं, ठीक है। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ इसलिए करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाए, ताकि आप जब ACLS की अटेम्प्ट करने जाएं तो आपके लिए सारे कंसेप्चुअल चीज़ें आपके लिए रेडी हों, आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है जी नाज़रीन। उसके बाद आगे एक रिदम आ रहा है, SVT आ रहा है, सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया आ रहा है, ठीक है। ये 20 सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया की मैंने आपको मैनेजमेंट बता दी है, ठीक है। इसमें अगर स्टेबल होगा तो हम केमिकल कार्डियोवर्जन करेंगे, अगर अनस्टेबल पेशेंट होगा तो हम इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करेंगे, बट यहाँ सिंक्रोनाइज्ड शॉक देंगे, और की पॉइंट ये है कि लो एनर्जी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्री मेडिकेट भी करेंगे इसमें, बाकी सारे जो सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन की जो SOP है उनको फॉलो करेंगे आप, ठीक है। SVT सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया, दिस इज अ सुप्रावेंट्रिकल टैकीकार्डिया। चलें जी, नेक्स्ट मेरे पास कौन सा रिदम आ रहा है? नेक्स्ट मेरे पास एक रिदम आ रहा है, देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन QRS कम्प्लेक्स एंड देयर इज़ नो P वेव एंड डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम, यानी कि ये टाइप 2 है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की 3 टाइप्स हैं। एक कोर्स वी फिब है, जिसके एम्पलीट्यूड जो है ना वो बड़े बड़े हैं, ठीक है। एक दरमियाना है, इसको हम इंटरमीडिएट कहेंगे, और एक है फाइन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। ये शॉकेबल रिदम है, हाई एनर्जी से इसको शॉक करेंगे, CPR करेंगे पेशेंट का, एपिनेफ्रिन 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट्स देंगे। थर्ड शॉक के बाद, सेकंड शॉक के बाद इंजेक्शन एपिनेफ्रिन देंगे 1 mg, और थर्ड शॉक के बाद एंटी एरिथमिक ड्रग हम इसमें लोड करेंगे, और जिसकी डोज होगी 300 mg फर्स्ट डोज, और सेकंड डोज जिसकी होगी 300 के बाद 150 mg एमिड्रॉन की डोज होगी। एमिड्रॉन से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है, फिर लाइडोकेन पर जाएंगे। लाइडोकेन अगर ये रिवर्ट नहीं होता है, पेशेंट का ये रिदम टर्मिनेट नहीं होता है एंटी एरिथमिक ड्रग्स एमिड्रॉन से, तो फिर एमिड्रॉन की जो सेकंड डोज है उसको पूरा करने के बाद हम फिर जाएंगे लाइडोकेन पर। लाइडोकेन की जो डोज है वो 1.5 to 1.7 mg पर kg है, ठीक है, और सेकंड डोज जो है ना वो 0.5 mg से लेकर 0.7 mg है पर kg है, ठीक है ना जी। और इसमें हम जहाँ वेंट्रिकल फिब्रिलेशन आएगा वहाँ डिफिब्रिलेशन हाई एनर्जी आपने शॉक करना है। VF इज इक्वल टू DF एंड इज इक्वल टू लाइफ, यानी वेंट्रिकल फिब्रिलेशन इज इक्वल टू डिफिब्रिलेशन एंड इज इक्वल टू लाइफ। जी वेंट्रिकल फिब्रिलेशन कहाँ है? ये है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन।
आगे मेरे पास जो रिदम आ रहा है ये आपको नज़र आ रहा है कि साटूथ पैटर्न है और पी वेव नॉट विजिबल। अगर आप ये कह सकते हैं कि पी वेव है तो फिर बहुत ज़्यादा पी वेव्स हैं, तो हम यूँ कहेंगे कि पी वेव मर्ज हो रही है फिब्रिलेशन में और पी वेव या नहीं है, या पी वेव के साथ और वेव्स आ रही हैं, फिब्रिलेशन आ रही हैं। तो ये है एट्रियल फिब्रिलेशन और साटूथ पैटर्न है, आरे के दांत की तरह इसके निशान हैं, ठीक है। इसको हम साटूथ पैटर्न कहते हैं और इसकी भी मैनेजमेंट यही है कि अगर पेशेंट स्टेबल है तो पेशेंट को हम केमिकल कार्डियोवर्जन करेंगे, अगर अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन विद सिंक्रोनाइज्ड शॉक विद लो एनर्जी, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, ये एट्रियल फ्लटर था, ठीक है, नॉट फिब्रिलेशन। उसके बाद मेरे पास एक रिदम आ रहा है, ये इर्रेगुलर रिदम है, ठीक है, और इर्रेगुलर रिदम है। उसके बाद फिर यहाँ पी वेव नॉट विजिबल है। अगर पी वेव आप यूँ कह सकते हैं पी वेव नॉट विजिबल, पी वेव एब्सेंट और पी वेव मर्ज इन फिब्रिलेशन, क्योंकि एट्रियम से ही फिब्रिलेशन स्टार्ट हो गई है। जब एट्रियम से ही फिब्रिलेशन स्टार्ट हो गई तो एट्रियम प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। जब एट्रियम प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो हमारा ब्लड जो है ना वो वेंट्रिकल में नहीं जा रहा। जब वेंट्रिकल में नहीं जा रहा है तो रीगर्जिटेशन की वजह से जो या पेशेंट का जो एट्रियम है वो प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, तो कुछ ब्लड जो है ना वहाँ डिपॉजिट रहता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाती है। जब ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो क्लॉट्स कहीं ना कहीं जाकर इस्कीमिया करते हैं। अगर ब्रेन में जाएंगे तो ब्रेन में इस्कीमिया करेंगे, किसी लिम्स में जाकर रुकेंगे, लिम्स में इस्कीमिया करेंगे, कार्डियक में जाएंगे तो कार्डियक में इस्कीमिया करेंगे, और पल्मो में जाएंगे तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। तो दैट्स मीन कि हमने इसको आपने हमेशा ए बी सी डी और ई से अप्रोच करना है। ए से एंटी अरिथमिक ड्रग है, ए से एमिड्रॉन है, और बी से बीटा ब्लॉकर है, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और ए से याद रखें ए से एंटीकोआगुलेंट भी है, इसमें हम एंटीकोआगुलेंट भी देंगे। यानी ए से एंटीकोआगुलेंट है, ए से एमिड्रॉन है, ए से एंटी अरिथमिक है, और बी से बीटा ब्लॉकर है, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, डी से डिजॉक्सन है, और ई से इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन है। अगर पेशेंट स्टेबल है तो फिर हम केमिकल कार्डियोवर्जन करेंगे, अगर अनस्टेबल है तो हम इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि रिदम इरेगुलर है तो हमने हाई एनर्जी से पेशेंट को सिंक्रोनाइज्ड शॉक देना है। यहाँ सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन के लिए हाई एनर्जी आपको चाहिए होगी, यानी कि 100 से आप स्टार्ट करेंगे। अगर बाकी 50 से आप करते हैं तो ये 100 से या 150 से आप स्टार्ट लेंगे, 100 से आप लें, ठीक है। तो देन आप ऊपर जाएं अगर पेशेंट का रिदम रिवर्ट नहीं होता है तो, ठीक है। इसमें भी एंटी अरिथमिक आपने देनी है। अगर केमिकल कार्डियोवर्जन करना है तो आपने एमिड्रॉन आपने जो है ना फर्स्ट डोज देनी है, लेकिन इसमें डोज चेंज है। 150 mg ओवर 10 मिनट्स स्टार्ट डोज है, देन 300 mg ओवर 1 आवर सेकंड डोज है, ठीक है इसकी। देन फिर कार्डियक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेंगे हम, तो फिर उसको हम फिर फर्दर जो है ना कार्डियक एक्सपर्ट ओपिनियन जो होगा कार्डियोलॉजी की तरफ से, उसके ऊपर जो है ना फर्दर करेंगे इसको, जो भी डिस्पोजल होगा या जो भी ऑर्डर्स होंगे वो फॉलो करेंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन, जी बिल्कुल करेक्ट आया जी, ठीक है। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें, ठीक है। आगे मेरे पास जो रिदम आ रहा है ये बिल्कुल साइनस रिदम है, इसमें पी क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन ये है कि एम्पलीट्यूड जो है इसकी डाउन वर्जन है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये साइनस ब्रैडीकार्डिया है, ठीक है। साइनस ब्रैडीकार्डिया को कब हम ट्रीट करेंगे, जब पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा, ठीक है। साइनस ब्रैडीकार्डिया, जी नाज़रीन आगे मेरे पास एक और रिदम आ रहा है जो कि वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, कोर्स वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है। मैंने आपको बताया था कि वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की जो है ना 3 टाइप है, वी फिब की जो है 3 टाइप है। वन इज़ अ कोर्स एंड सेकंड इज़ अ इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज़ अ
फाइन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। तो ये एक शॉकेबल रिदम है, हाई एनर्जी से इसको शॉक करेंगे, CPR करेंगे पेशेंट का, इंजेक्शन एपिनेफ्रिन 1 mg 3 to 5 mg 3 to 5 मिनट्स के बाद रिपीट करेंगे। 1 mg 3 to 5 मिनट्स के बाद रिपीट करेंगे इंजेक्शन एपिनेफ्रिन। जी नाज़रीन, नेक्स्ट चलते हैं। जी, मैंने आपको बताया था ये दूसरा वीफीब है, फाइन वीफीब है। 90% जो है ना हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस रिदम को मिस कर देते हैं, लेकिन ये बी शॉकेबल रिदम है, हाई एनर्जी से इसको डिफिब्रिलेशन करेंगे। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन इज़ अ डिफिब्रिलेशन एंड इज इक्वल टू लाइफ, ये फार्मूला है, ठीक है। और थर्ड शॉक के बाद, सेकंड शॉक के बाद हम इंजेक्शन एपिनेफ्रिन देंगे 1 mg, और थर्ड शॉक के बाद एंटी एरिथमिक ड्रग इंड्यूस करेंगे, ठीक है, पुश में। याद रखें कार्डियक अरेस्ट में सारी ड्रग पुश में दी जाती हैं। जी नाज़रीन, ये भी एक आपको रिदम नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये भी फिक्स्ड प्रोलॉन्ग है। अगर फिक्स्ड प्रोलॉन्ग है तो सेकंड डिग्री टाइप 2 है, ठीक है। सेकंड डिग्री टाइप 2 फिक्स्ड प्रोलॉन्ग, सेकंड डिग्री टाइप 2। इस तरह हमने मॉड्यूल 1 कर लिया, ठीक है। और मॉड्यूल 1 में रिदम एनालाइजेशन और रिदम आइडेंटिफिकेशन की आपको डिटेल से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। आपने इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ACLS की अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और उनके नॉलेज में इजाफ़ा हो और अल्टीमेटली पेशेंट का फ़ायदा हो। नाज़रीन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव, शहनवाज मलिक। अल्लाह हाफिज़।